सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज की हम अपनी इस कक्षा में एक बार फिर से व्याकरण शुरू कर रहे हैं। हमारी भाषामणि में हमने जितने अध्याय हमें पढ़ने थे उतने हम पढ़ चुके हैं। बीच में अब हम थोड़ा सा अपने आप में परिवर्तन करते हैं और एक बार व्याकरण को फिर शुरू करते हैं। कुछ अध्याय हम पढ़ चुके हैं। आज हम अपना एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जो कि है कारक। कारक वैसे तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है और आप समझते हैं कि कारक कहते किसको हैं। बस ये है कि कहीं जब हम कुछ थोड़ा बहुत छूट जाता है या समय का अंतराल आता है तो हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें वो चीज़ याद है या नहीं है, या हम उसको किसी के सामने एक्सप्लेन कर पाएंगे या नहीं। बस वही जो एक थोड़ा सा हम भूल सा गए हैं उसी को हम आज वापस देख लेते हैं। कारक यानी वो चीज़ या वे शब्द जो हमें वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ बनाते हैं, ऐसे शब्द कारक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे वाक्य देखते हैं, मैं उदयपुर जा रही हूँ, या मैं बस से उदयपुर गई, राम ने खाना खाया, राम को पानी पिलाओ, राम ने दवाई ले ली। तो जो इस तरीके के वाक्य में आपको पता है कर्ता के रूप में हमेशा संज्ञा और सर्वनाम ही आता है। हमने संज्ञा सर्वनाम पढ़े हैं और आपको पता है कि वाक्य में जब भी कर्ता होगा वो या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, अर्थात कर्ता का संबंध या संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दोनों एक ही बात है। तो इनका संबंध जब वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने के लिए हम जिन शब्दों को काम में लेते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं, और वही शब्द या विपद कारक के चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, कारक के चिन्हों को हम विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि कारक आपको समझ में आया होगा। आप लोग इनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में या दैनिक जो पढ़ते हैं उसके हिसाब से हम इनका उपयोग करते हैं, और इनका उपयोग करते वक्त हमें पता नहीं होता, ध्यान सब होता है, बस पता नहीं होता है कि किसको क्या कहते हैं। तो सीधी सी हम अपनी भाषा में अगर समझने जाएं तो कर्ता का संबंध या संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जिस शब्द के द्वारा पता चलता है वे कारक है। ठीक है, कारक 8 होते हैं और आठों कारक यानी कारक के भेद कितने हैं? 8, और आठों कारक के अपने अपने चिन्ह हैं जिनके द्वारा हम कारक को पहचानते हैं। ठीक है, उन आठों कारक के अपने अपने चिन्ह हैं। आप लोगों को ये तालिका अगर हम लय के साथ याद करते हैं तो हमको ये तालिका बहुत जल्दी याद हो जाती है। तो ये तालिका मैं भी बोल रही हूँ, कोशिश करिएगा कि इसी लय में जब हम बोलें तो वो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अर्यो। अगर इस तालिका को हम ऐसे याद करते हैं तो हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है इस तालिका को याद करना। और जब ये तालिका हमें याद होती है तो आप समझ लीजिए कि कारक को पहचानने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आती है। जो कारक दिए हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सारे कारक के भेद हैं। इनके चिन्ह हैं पहचानने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर कर्ता कारक कहीं पर भी वाक्य में नहीं आ रहा है, इस कर्ता को या संज्ञा सर्वनाम को वो अगर ने के द्वारा अन्य शब्दों से जोड़ा जा रहा है तो वहाँ पर क्या होगा? कर्ता कारक होगा। इसी के साथ अगर को आता है तो यानी कि कर्म कारक है। कर्ता कारक में सीधी सी बात है, जहाँ पर वाक्य में कर्ता के काम करने का हमको एहसास होता है, हमें पता चलता है कि कर्ता के द्वारा काम किया जा रहा है, वहाँ पर कर्ता कारक है। ठीक है, सीधा सीधा क्रिया का प्रभाव
कर्ता के ऊपर हो रहा है। जैसे कि मोहन ने खाना खाया, ठीक है, यहाँ पर मोहन क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। तो खाना खाने की जो क्रिया हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, मोहन के द्वारा हो रही है। तो सीधी सी बात है, क्रिया कर्ता की तरफ इंगित कर रही है या इंगित हो रही है, या सीधा सा क्रिया और कर्ता का संबंध में पता चल रहा है। किसके द्वारा, सिर्फ एक इस ने के द्वारा। इसी के साथ आता है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक यानी कि जिस तरीके से पहले कर्ता के द्वारा काम के करने का पता चल रहा था, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक। लेकिन जब वाक्य में कर्ता विशेष न होकर क्रिया पर कर्म के ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ने लग जाए, यानी कर्म इंपॉर्टेंट हो जाए। आपको पता है वाक्य में जो मेन हमारा सूत्र है वाक्य बनाने का, उसमें जो मेन चीज़ें चाहिए हमको, जो मेन थिंग जरूरी इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण चीज़ें चाहिए, वो क्या होती है, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया प्लस सहायक क्रिया। ठीक है, तो वही स्थिति है कि ये 3-4 चीज़ें हमारे वाक्य में आवश्यक रूप से होती है। तो जब क्रिया कर्ता के अनुसार न चले या क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़े, तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्म कारक। यानी राम को पढ़ना अच्छा लगता है, यानी पढ़ना करने का कर्म है, और लगता है क्रिया, अच्छा लगने की क्रिया हो रही है, तो पढ़ना विशेष चीज हो गई है। तो ये कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है कि राम को पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक हो गया। इसी के साथ आगे हमारा आता है करण कारक। ठीक है, यानी कि जिस वस्तु के द्वारा या सहायता से किसी कार्य को पूरा किया जाए। सीधी सी बात यह है हम कि किसी भी साधन के द्वारा या माध्यम से कोई कार्य को कर रहे हैं। वाक्य में जहाँ कार्य का पूरा होना बताया जा रहा है और वो किसी साधन के माध्यम से, यानी किसी वस्तु के माध्यम से या किसी और के माध्यम से किसी कार्य का पूरा बताया जाए। जैसे कि मैं पेन से लिखती हूँ, ठीक है, अब मैं लिखने का काम कर रही हूँ, लेकिन किसके द्वारा, पेन के द्वारा। ठीक है, मैं चम्मच से खाना खाती हूँ, यानी मैं किससे खा रही हूँ, चम्मच से। तो ये से जो एक विभक्ति है करण कारक की, इसके द्वारा मतलब ये बता रहा है कि कार्य किसके द्वारा संपन्न हो रहा है, किसके द्वारा पूरा हो रहा है। जब ये स्थिति आ रही है तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया, करण कारक हो गया। उसके बाद आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक अर्थात जहाँ कोई व्यक्ति या कोई भी कार्य किसी के लिए किया जाए, इसका विभक्ति चिन्ह भी लिए ही है, के लिए, के द्वारा। ठीक है, जब ये स्थिति आती है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है, यानी कि किसी के लिए कोई कार्य किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कार्य। मैं बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, बच्चे अपनी खुशी के लिए खेलते हैं। तो जो ये है कि कोई कार्य करने का कोई कारण है, कारण के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। उसी तरीके से अपादान कारक, जिस कारक में किसी व्यक्ति या वस्तु से अलग होने का भाव आए, यानी हम कहीं पर एक हैं और उस एक होने से हम वापस अलग हो जाएं, इसका भी विभक्ति चिन्ह से ही होता है। अभी अभी हमने ऊपर से पढ़ा है, करण से, अपादान से, यानी दो कारक एक जैसे आ रहे हैं जिनके दो कारक ऐसे हैं जिनके विभक्ति चिन्ह एक ही हैं, कारक अलग हैं, कारक के भेद अलग हैं, लेकिन उनका विभक्ति चिन्ह क्या है, अलग, सेम है, समान एकदम। तो कई बार हमको उसमें थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कि यार ये से आया है तो अब करण कारक है या अपादान कारक है। तो पहचानने का सीधा सा तरीका है कि जहाँ साधन के माध्यम में से प्रयुक्त हो रहा है, साधन के रूप में से आ रहा है, तो वो करण कारक है, और कहीं पर अलग होने का भाव आ रहा है तो वहाँ पर अपादान कारक है। जैसे कि आपने ऊपर देखा मोहन पेन से लिखता है और यहाँ पर छत से बच्चा गिर गया, अब वहाँ पर लिखने का कार्य पेन के द्वारा हो रहा है,
यानी पेन लिखने का पूरा कार्य एक साधन हमारे पास पेन है जिससे हो रहा है। और यहाँ छत से बच्चा गिर गया, यहाँ पर भी से आया, लेकिन बच्चा अगर नीचे गिरा है तो आपको पता है कि वह छत से अलग हटकर नीचे तक आया है, छत से उसका संबंध टूट गया है। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। उसके बाद आता है हमारा संबंध कारक। संबंध आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, संबंध का अर्थ रिलेशन, रिश्ता। तो वही बात है, जहाँ जिस कारक चिन्ह से संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से कोई संबंध पता चले, ठीक है, तो वहाँ पर संबंध कारक है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह आपको पता है, काके की, रारेरी, ठीक है। जैसे कि पिताजी ने हम सबको बुलाया, तो अब हम सबका संबंध पिताजी से हो रहा है। भक्त ने प्रभु को याद किया, ठीक है, तो वो भक्त और प्रभु के बीच का संबंध, हम सब और पापा के बीच का संबंध जिन शब्दों से पता चल रहा है वो क्या है? संबंध कारक हो गया। उसके बाद आता है हमारा अधिकरण कारक, जहाँ पर किसी वस्तु व्यक्ति के साथ उस स्थान का संबंध, यानी वाक्य में कर्ता का संबंध स्थान से पता चलता है, तो वहाँ पर अधिकरण कार्य होता है, अधिकरण कारक होता है। वह छत पर खेल रहा है, मैं कागज पर लिख रहा हूँ, तो किसी न किसी के साथ इस तरीके के स्थान का जो बोध हो, वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। उसके बाद लास्ट हमारा आता है संबोधन कारक। संबोधन आपको पता है, किसी को भी संबोधित करना, किसी को भी बुलाना, किसी से बात करते वक्त उसके लिए जो हम शब्दों को यूज़ करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? संबोधन। तो बस जिन शब्दों से संबोधन का पता चले वाक्यों में कर्ता के साथ या संज्ञा सर्वनाम के साथ, उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, अब मैंने तुम लोगों से पूछा अरे तुम कब आए, तो मेरा ये अरे जो शब्द है वो क्या हो गया? संबोधन हो गया। ये थे हमारे कारक। अब कुछ कारक ऐसे होते हैं, जैसे कि हमने अभी करण और अपादान पढ़ा, उसी तरीके से कर्म कारक और संप्रदान कारक, ये ऐसे कारक हैं जिनके विभक्ति चिन्ह समान हैं। अभी अभी मैंने करण कारक और अपादान के लिए बता चुकी हूँ। उसी तरीके से कर्म कारक और संप्रदान कारक, इनके भी जो विभक्ति चिन्ह है या जो परसर्ग है वो समान है, दोनों में के बीच को आता है। लेकिन यहाँ पर कर्म कारक की जब बात करते हम, तो सीधी सी बात है कि कर्म कारक पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, ठीक है। और इधर संप्रदान कारक में किसी के लिए किसी को कोई चीज़ देना, किसी से कोई चीज़ लेना, किसी के लिए किसी कार्य को करने का भाव होना, उद्देश्य ये होता है किसी के लिए कोई कार्य किया गया। अब जैसे इस दोनों तरफ को कारक का हम उदाहरण देखते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को पंक्तिबद्ध कर रहा है, यानी शिक्षक क्या कर रहा है? छात्रों की लाइन बना रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ है मुझे आज ही राम को किताब देनी है। अब दोनों के लिए परसर्ग या विभक्ति चिन्ह एक ही आया है, को और को, लेकिन यहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, यानी कि पंक्तिबद्ध किसको किया जा रहा है? विद्यार्थी को किया जा रहा है। और यहाँ पर राम को किताब देनी है, यानी राम के लिए, किताब किसके लिए है? राम के लिए है। तो यहाँ पर यानी कि दोनों विभक्ति चिन्ह एक होने के बाद भी जहाँ पर दोनों के पीछे निहित जो उद्देश्य है, जो अर्थ है या जो उपयोग है, वो दोनों के लिए अलग अलग है। इसी के साथ करण और अपादान कारक, ये दोनों मैंने आपको अभी अभी समझा दिए थे कि एक साधन के लिए होता है और एक किसी से अलग होने का है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण मैं है बता रही हूँ आपको कि रीना स्कूटी से बाजार गई, रीना स्कूटी से गिर गई। यानी एक में वो किसी साधन के द्वारा बाजार जा रही है और दूसरा उसी साधन से वो गिर गई यानी वो उस स्कूटी से अलग हो गई है। तो ये करण कारक और अपादान कारक का अंतर है। मुझे उम्मीद है कि कारक आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि किताब में आपने बार बार पढ़ा है, फ़र्क सिर्फ समझने का है। अब एक बार अपनी बुक खोलकर इस अध्याय को आप ज़रूर पढ़ लें, ताकि आपको जो भी
शंका हो जाए तो वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी, और नहीं तो आप और मुझसे कुछ पूछ लीजिएगा। इसी के साथ मैं अपना अध्याय यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।